हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे अपने से बड़ों को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमें घर में ही देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि कभी कभी लड़कियां जो हैं किचन में अपनी मम्मी की हेल्प करते हुए उनकी नकल करने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा बॉयज़ अगर किसी को शेविंग करते हुए देख लेते हैं अपने फादर या किसी एल्डर को, तो वो खुद भी शेव करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसकी उन्हें ज़रूरत हो या ना हो। वो क्या कर रहा है बच्चा? इमिटेट कर रहा है, नकल करने की कोशिश कर रहा है। उसे ये नहीं पता कि वो कार्य या वो काम क्यों किया जा रहा है, बस उसको इमिटेशन करना होता है। तो इस इमिटेशन के थ्रू ही बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। इसके अलावा वो कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी सीख जाते हैं जो उन्हें नहीं सीखनी चाहिए। जैसे अपने फ्रेंड्स या किसी एल्डर ब्रदर या सिस्टर से कुछ नेगेटिव चीज़ सीख सकते हैं, उनका व्यवहार अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा ऐसा व्यवहार बच्चों के सामने करना चाहिए जैसा हम उन्हें बनाना चाहते हैं, बच्चों को जो व्यवहार करते हुए हम देखना चाहते हैं। इसीलिए उनको एक अच्छा माहौल प्रदान करना चाहिए। तो इसी के ऊपर एक थ्योरी दी थी एल्बर्ट बेंडूरा ने, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। उन्होंने थ्योरी दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी। ये एक अधिगम का सिद्धांत था जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस क्लासिफिकेशन को देखा था कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग कितने टाइप की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, जिनको हम कैटेगराइज करते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी में, क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी में और मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी में। सो इसमें आज हम बेंडूरा को पढ़ने वाले हैं, बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी को पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसको हम इसलिए ले रहे हैं, जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी यूजीसी नेट में, सीटेट या यूपी टेट में पूछे जाते हैं, उनको हम पहले कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेंडूरा एक ऐसी थ्योरी है जिसको ज़्यादातर जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस थ्योरी को हम लिव वाइगोस्की की सोशल कल्चरल थ्योरी से बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं करेंगे, क्योंकि इस थ्योरी में इंटरेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। लेकिन सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या है, बच्चा किसके थ्रू सीखता है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू। जैसा कि अभी इंट्रोडक्शन में आपने देखा, बच्चा ऑब्जर्व करके सीख रहा है जो भी वो सीखना चाहता है। तो आगे चलते हैं। जो एल्बर्ट बंडूरा थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसे कि बोबोडोल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बंडूरा महोदय हैं जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था। इसके अलावा इस थ्योरी के अलग कई सारे नाम हैं, जैसे कि सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इमिटेटिव लर्निंग एंड बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। ये आप समझ ही रहे हैं कि ये नाम इसको क्यों दिए गए हैं। इसके अलावा 3 नाम इसके और हैं: वाइकेरियस लर्निंग, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म और सेल्फ एफिकेसी। ये तीनों ऐसे टर्म हैं जो इस थ्योरी के बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको हम आगे इसमें समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बोबोडोल एक्सपेरिमेंट क्या था, जो कि एल्बर्ट बंडूरा ने किया था। एल्बर्ट बंडूरा ने ये प्रूफ करने के लिए कि बच्चे ज़्यादातर चीज़ें ऑब्ज़र्व के थ्रू सीखते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें बच्चों के 2 ग्रुप उन्होंने बनाए। पहले ग्रुप को ये दिखाया गया कि बोबोडोल को एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह से मार रहा है, उसमें पंचिंग कर रहा है, उसको स्लैपिंग कर रहा है, उसमें लात मार रहा है और यहाँ तक कि हथौड़े तक उसमें मारे जा रहे हैं। तो ये सब बच्चों के पहले ग्रुप को दिखाया गया। और दूसरे ग्रुप को ये दिखाया गया कि वो व्यक्ति उस बोबोडोल को कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ अपने काम में लगा हुआ है। तो बाद में जब ये सब दिखाने के बाद बच्चों के उन दोनों ग्रुप को अलग अलग ही बोबोडोल उनके सामने रखी गई। तो जो पहला ग्रुप था, ये देखा गया कि उस पहले ग्रुप ने बोबोडोल में बहुत ज़्यादा पिटाई की, बोबोडोल की, उसको बिल्कुल मारने की कोशिश की, यानी कि बहुत क्रूरल्टी दिखाई, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं। तो सभी बच्चों ने, जो पहले ग्रुप के बच्चे थे, उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया। इसके अलावा जो सेकंड ग्रुप के बच्चे थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना उन्होंने उस बोबोडोल की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। लेकिन जिन्होंने भी ध्यान दिया वो सिर्फ उससे खेले, उन्होंने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। तो यहाँ पर एक चीज़ तो सामने आ गई थी इस एक्सपेरिमेंट से कि बच्चे अपने बड़ों को बहुत ज़्यादा इमिटेट करते हैं, इस हद तक इमिटेट करते हैं कि उनके जो इमोशंस हैं उनको भी वो
इमिटेट कर लेते हैं, इमोशंस की भी वो नकल कर लेते हैं। जैसा कि वो व्यक्ति गुस्से में उस बोबोडोल को मार रहा था, वैसा ही उस ग्रुप के बच्चों ने किया। तो ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसके जो अदर एस्पेक्ट्स हैं अब हम उन्हें भी देख लेते हैं। ये सोशल लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किस तरीके से काम करती है। इसमें जो स्टूडेंट है या बच्चा है, सबसे पहले देख करके, ऑब्जर्व करके सीखता है। तो उसमें क्या ज़रूरत होती है, उसे अटेंशन की। जो वो देख रहा है उसमें उस पर ध्यान लगाएगा, उसके बाद उसे धारण करेगा, रिटेंशन। पहले उसने व्यवहार को करते हुए देखा, अटेंशन दी उसे, उसके बाद उसने रिटेन कर लिया, उसे अपने अंदर धारण कर लिया। अब वो प्रोडक्शन करेगा, इसको हम रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं। जो उसने देखा उसे वो खुद करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट। अब उस कार्य को करने के बाद उसे संतुष्टि मिलेगी या पुनर्बलन, या जिसे हम रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। इसके अलावा एक शब्द का और प्रयोग किया जाता है, मोटिवेशन। कहीं कहीं पर आपको मोटिवेशन शब्द मिल सकता है, ठीक है। तो इसे जो याद नहीं कर सकते हैं उसे ARPR के रूप में भी ध्यान रख सकते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनका सीक्वेंस भी हमेशा हमें याद रखना होता है, ARPR, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड रीइंफोर्समेंट। इसके अलावा मॉडलिंग भी, इसमें हम मॉडलिंग एक कॉन्सेप्ट है, इससे जुड़े हुए भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बच्चे जो देख करके सीख रहे हैं वो एक प्रकार से मॉडलिंग ही होती है। हम अपने सामने वाले व्यक्ति को एक आदर्श के रूप में, मॉडल के रूप में देखने लग जाते हैं कि हमें वैसा ही बनना है। तो बच्चे भी इसी टाइप से सीखते हैं। इसे हम एक दूसरे पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। बच्चा खुद भी सीखेगा और दूसरों को सिखाने की भी कोशिश करेगा रिप्रोडक्शन में। चलिए, ये हम देख चुके, एक बार और इसे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अटेंशन क्या है? द कस्टमर फोकसेस ऑन अ मॉडल्स बिहेवियर, यानी कि उसके सामने जो मॉडल है जिसे वो अपना आदर्श मान रहा है, उसके बिहेवियर को वो एडॉप्ट करेगा, उस पर फोकस करेगा, अटेंशन देगा। फिर रिटेंशन, द कस्टमर रिटेन्स दिस बिहेवियर इन मेमोरी, जो उसने व्यवहार देखा वो उसको अपनी मेमोरी में फीड कर लेगा। यहाँ पर रिटेंशन ये कहता है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन प्रोसेस, द कस्टमर हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म द बिहेवियर। प्रोडक्शन का मतलब, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट जो बच्चा है वो उस व्यवहार को परफॉर्म करता है, खुद करने की कोशिश करता है। देन मोटिवेशन, अ सिचुएशन अराइजेज वेयर इन द बिहेवियर इज यूजफुल टू द कंज्यूमर सॉरी। तो यहाँ पर जो व्यवहार वो बच्चा कर रहा है ये उसके लिए यूज़फुल साबित होता है, तो उसे एक मोटिवेशन मिलता है। तो ये सारे चारों स्टेप्स किसके हैं? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ये स्टेप्स हैं। वाइकेरियस लर्निंग भी कहीं ना कहीं इसी थ्योरी से जुड़ा हुआ है। वाइकेरियस का हिंदी मीनिंग होता है अप्रत्यक्ष अधिगम, अप्रत्यक्ष अधिगम, या इसे हम सिंपल वर्ड्स में इनडायरेक्ट लर्निंग भी बोल सकते हैं। इसमें 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, वाइकेरियस कंडीशनिंग, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट एंड वाइकेरियस पनिशमेंट। पहले देखते हैं वाइकेरियस कंडीशनिंग क्या है। यानी कि सामने वाले के बिहेवियर को देख करके सामने वाले को उसके बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है या फिर पनिशमेंट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चा अपने बिहेवियर को चेंज करता है। इसे आगे समझेंगे वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट के थ्रू। रीइंफोर्समेंट आप समझते हैं किसी को पुनर्वलित करना या मोटिवेशन देना। तो इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा है, वो उसको ज़्यादा मार्क्स लाने पर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, या तो मम्मी पापा ने नया फ़ोन ला के दे दिया या साइकिल दे दी, तो आपको लगेगा कि अगर मैं भी अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा तो मुझे भी ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसलिए बच्चा क्या करेगा, खुद भी अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेगा। तो उसने वो सीखा, लेकिन कैसे सीखा? इनडायरेक्टली सीखा। रीइंफोर्स्ड जो उसका व्यवहार देखा, उसने रीइंफोर्समेंट मिलते हुए उस बच्चे को देखा, तो ये एक इनडायरेक्ट लर्निंग थी, वाइकेरियस लर्निंग थी, क्योंकि उसने स्वयं करके वो नहीं देख सीखा,
पहले उसने दूसरे को देखा, उसे सीखते हुए देखा, तब उसने खुद सीखा। इसी प्रकार से वाइकेरियस पनिशमेंट, अप्रत्यक्ष दंड, जिसे हम बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष दंड। बच्चा को खुद को दंड नहीं दिया जा रहा है, वो सामने वाले को देख रहा है कि उसे उसके जिस व्यवहार के लिए दंड मिला, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में मारपीट करने पर घर पर जाके उसे डांट पड़ी या फिर उसकी जो फेवरेट चीज़ें हैं उनसे उसको दूर कर लिया गया, तो ये चीज़ें क्या है, एक पनिशमेंट है। और जो बच्चा ये देख रहा है होते हुए, उसके लिए ये वाइकेरियस पनिशमेंट बन गया, अप्रत्यक्ष दंड बन गया। ठीक, बच्चे को खुद को दंड नहीं दिया गया, दूसरे बच्चे को दंडित होते हुए उसने देखा और उससे स्वयं उसने सीख लिया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट किसके अंतर्गत आते हैं, आपके सोशल लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। सेल्फ एफिकेसी, अब ये कौन सा नया टर्म है? कुछ नया टर्म नहीं है, इसको आप आसानी से समझ लेंगे। इसे हम हिंदी में आत्म प्रभावकारिता बोलते हैं। ये जो आपका एप्टीट्यूड होता है आई कैन डू इट वाला, कि हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं, इस एटीट्यूड को ही हम सेल्फ एफिकेसी का नाम देते हैं। अब ये जो एटीट्यूड है या जो विश्वास है आपका खुद का अपनी कैपेसिटी में, ये जन्म से ही नहीं होता, इसको बिल्ड करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और वो कैसे बनाया जाता है? जैसे मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं और उसमें आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, टीचिंग प्रैक्टिस भी कराई जाती है, साथ में इंटर्नशिप भी कराई जाती है। तब आपको पूरी तरह से पढ़ाने के लिए परफेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है, किसमें? बीएड में। लेकिन उसके बाद भी जब आपका प्लेसमेंट हो जाता है तब भी आपको इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। किस लिए कराई जाती है? जिससे कि आपकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो बिल्ड हो सके। मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नेट का, ठीक है, तो नेट का एग्ज़ाम आप पहले भी दे चुके हैं, 1 या 2 बार पहले भी अटैम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन आपका क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जब आप थर्ड अटैम्प्ट देने जा रहे हैं तो आप में एक विश्वास बना हुआ है कि हाँ, इस बार मैं क्या करूँगा, उस नेट एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा। क्यों कर लूँगा? क्योंकि मैंने उसमें मास्टरी हासिल की है। ऐसे ही अगर आप नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको भरोसा है अपने आप पर, बिलीफ है आपका कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा। तो ये विश्वास आप में क्यों आया? क्योंकि आपने उस चीज़ में मास्टरी हासिल कर ली है। जो आपने जितना भी पढ़ा है उस दौरान, तैयारी जो की है उस एग्ज़ाम के लिए, वो आपके अंदर ये कैपेसिटी बिल्ड कर रही है, आपके अंदर ये बिलीफ ला रही है कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। हो सकता है आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाए हों, हो सकता है मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए हों, अच्छे से पढ़ाई की हो। तो अगर हम किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करते हैं तो सेल्फ एफिकेसी हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस से ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता है, या हम कह सकते हैं इसका एक पार्ट है, बट उससे कहीं अधिक स्पेसिफिक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर ये है तो इसका एक छोटा सा पार्ट आपका क्या है और स्पेसिफिक है, क्या है? सेल्फ एफिकेसी, आत्म प्रभावकारिता। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको साइकोलॉजिकल फीडबैक भी मिलता है। साइकोलॉजिकल फीडबैक से यहाँ तात्पर्य है कि जब आप नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है, तो आपको एक मानसिक रूप से मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होगी, एक पृष्ठ पोषण मिलता रहेगा, पीछे से मोटिवेशन मिलेगा उस काम को करने का और उसमें सक्सेस हासिल करने का। तो ये होता है साइकोलॉजिकल फीडबैक। और ये किससे लिंक होता है? सेल्फ इस्टीम से लिंक होता है आपका सेल्फ एफिकेसी। जो आपकी हाई सेल्फ इस्टीम है, सम्मान, आपका आत्मसम्मान जिसे हम बोल देते हैं, ये सब किससे जुड़ा हुआ है? सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही जुड़ा हुआ है। तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद एक और टर्म आता है हमारा रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, जिसे हिंदी में परस्पर नियतिवाद बोल दिया जाता है। बेंडूरा ने कहा कि व्यक्ति का जो पर्सनल फैक्टर है, यहाँ हम बात करें पर्सनल फैक्टर, यानी कि जो उसका व्यक्तिगत आस्पेक्ट है, वो किसको प्रभावित करता है? उसके बिहेवियर को प्रभावित करता है। मान लीजिए आपकी मन स्थिति सही नहीं है, क्लास में कोई बच्चा है, वो घर से लड़कर आया है, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, तो उसका जो बिहेवियर है वो अफेक्टेड होगा। पर्सनल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं? एटीट्यूड आ जाते हैं, वैल्यूज़, सेल्फ एफिकेसी,
यानी कि किसी कार्य को करने की कैपेसिटी और उसकी पर्सनैलिटी, ये सब पर्सनल फैक्टर में आती हैं बच्चे के। तो अगर ये चीज़ें डिस्टर्ब्ड हैं तो उसका इफ़ेक्ट सीधा किस पे पड़ेगा, उसके बिहेवियर पर पड़ेगा। बिहेवियर में क्या क्या आएगा, एक्शंस आएंगे। कौन से एक्शंस, जो वो बच्चा कर रहा है या वो पर्सन कर रहा है। उसके एफर्ट्स आएंगे, प्रयत्न जो करता है। चॉइसेस, कि उसे किस चीज़ का चयन करता है वो, ये भी किस पर डिपेंड करता है कि वो पर्सनल फैक्टर उसका कैसा है, मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, वैल्यूज़ उसे क्या मिले हुए हैं, एटीट्यूड उसका किस टाइप का है, और पर्सनैलिटी किस टाइप से है। और स्टेटमेंट इसमें आता है बिहेवियर फैक्टर में, यानी कि व्यवहार में। तो ये सारी चीज़ें जो पर्सनल फैक्टर है बच्चे का, वो किसे अफेक्ट करेगा, बिहेवियर को। और बिहेवियर किसको अफेक्ट करेगा, वहाँ के एनवायरनमेंट को। अगर बच्चा गुस्से में है, घर से लड़के आया है, तो वो कैसा बिहेव करेगा, गलत बिहेव करेगा, किसी पे चिल्लाएगा, हो सकता है किसी के साथ मारपीट भी कर ले, तो उससे क्या होगा, क्लास का एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा। एनवायरनमेंट फैक्टर में क्या क्या आएंगे, एक्शंस ऑफ अदर्स, सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि दूसरे जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं क्लास के, उनके एक्शंस पर प्रभाव पड़ेगा। वो हो सकता है उससे खुद भी लड़ने लग जाएं क्योंकि वो बच्चा उनसे लड़ रहा है, या उस बच्चे से दूरी बना लें। तो क्या हुआ, एनवायरनमेंट पे अफेक्ट पड़ा। और एनवायरनमेंट किसे इफ़ेक्ट करता है, सीधा पर्सनल फैक्टर्स को। वापस से एनवायरनमेंट उस बच्चे के पर्सनल फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है। तो ये सब क्या है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है, अब इसे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कहा जाता है। पहले कहा जाता था इसको SLT, सोशल लर्निंग थ्योरी, और अब क्या हुई है, ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ बिहेवियर को इम्पोर्टेंस दी थी किसने, बेंडूरा ने। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सामने वाले के बिहेवियर को देख करके सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने क्या चेंजेस कर दिए, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में यहाँ पर्सनल फैक्टर को ऐड किया गया कि बच्चे की खुद की मानसिक स्थिति भी कुछ होती है। अगर बच्चा सामने वाले को ऑब्जर्व करके कुछ सीख रहा है तो उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो सही गलत को पहचान सके और बाद में उसके हिसाब से अपने जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई कर सके। यानी कि पर्सनल फैक्टर किसे अफेक्ट कर रहे हैं, बिहेवियर को। बच्चे की बुद्धि कैसे काम कर रही है, किसे चेंज कर रही है, उसके बिहेवियर को। ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले के बिहेवियर को देखकर ही सब कुछ सीखे। तो ये सब किसने दिया था, बेंडूरा ने ही इस चीज़ के बारे में बताया था।